दोस्तों इस समय हम लोग का जो सीरीज चल रहा है तो वो क्या चल रहा है तो आप लोग बताएंगे कि इस समय जो हम देख रहे हैं वो हमारा क्या है। तो यूपी टीजीटी पीजीटी आपके एलटी और जीआईसी की जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इसमें भी हम लोगों ने कौन सा सीरीज चला रखा है तो आप लोग बताएंगे कि शिल्पी सीरीज चला रखा है। शिल्पी सीरीज़ का ये 8 नंबर हम लोग का रहेगा। इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे वो हमारा 2009 का था। आज जो हम लोग सीरीज सॉल्व करेंगे वो सन 2013 का होगा। ओके, अगर आप लोग चैनल पे नए हों तो चैनल को आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करिएगा और शेयर करिएगा और साथ में क्या करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। ओके, तो आज हम लोग जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, सन 2013 का है। ओके, तो हमने आपको क्या बताया कि जो हम लोग पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, तो सन 2013 का क्वेश्चन पेपर आज से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसे 2 या 3 पार्ट में हम लोग इस जो है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन पेपर को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों के जितने टॉपिक हैं उनको सारे हम लोग क्लियर कर लें। यानी कि अगर हमारे 125 क्वेश्चन हैं तो उनमें से हम मान के चलिए कि हम लोग 300 प्रश्नों को कवर करेंगे। ओके, तो चलिए आज का हम लोग सीरीज शुरू करते हैं। अपना जो है पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है, आप लोग को आंसर देना है। ओके, पहला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि प्रभावी एवं वास्तविक, प्रथम नहीं होगा यहाँ पे, क्या बताना है, तो आपको बताना है प्रभावी एवं वास्तविक, वास्तविक प्रसार के लिए इसे होना चाहिए। यानी कि किसे होना चाहिए, प्रभावी एवं एक वास्तविक, अगर हम कोई प्रसार कार्य करने जा रहे हैं तो इसके लिए क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने, आपको ऑप्शन बताना है, ग्रामीण स्तर से प्रारंभ किया जाए या सुसंगठित हो या सरकार का सहयोग हो या पर्याप्त निधि हो। तो राइट आंसर आपको क्या बताना है, तो राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे, तो राइट आंसर आपका होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ग्रामीण स्तर से इसे जब प्रारंभ किया जाएगा, ठीक, सबसे पहले हमें कहाँ से प्रारंभ करने की ज़रूरत है, तो आप लोग बताएंगे ग्रामीण स्तर से प्रारंभ करने की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि ग्रामीण स्तर से अगर हम इसे प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले ग्रामीण लोगों को शिक्षित करेंगे। ओके, और ये जो कार्यक्रम है ग्राम विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था, आप लोगों से एक क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया जाता है कि ग्राम विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था, क्या तो बताएंगे ग्राम विकास कार्यक्रम कब चलाया गया, तो आप बताएंगे कि ये कब चलाया गया, तो 1935 में चलाया गया। क्या, तो आप बताएंगे ग्राम विकास। ओके, क्या बताएंगे, ग्राम विकास कार्यक्रम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सीरीज पे है, सॉरी स्क्रीन पे है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन कार्य सरलीकरण संबंधित नहीं है। ओके, कौन सा कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है, तो कार्य सरलीकरण क्या है, तो आप बताएंगे कि ये आपका गृह प्रबंध से लिया गया क्वेश्चन है। किससे है, तो गृह प्रबंध का लिया गया ये क्या है, क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि कार्य सरलीकरण से इनमें से क्या संबंधित नहीं, तो हमने आप लोग को पहले ही बताया कि नहीं शब्द आता है तो सबसे पहले हमें उसे ही नोट डाउन कर लेना है कि नहीं पूछ रहा है। तो नहीं को ध्यान में रखते हुए हम लोग टॉपिक को देखेंगे। क्या नहीं है, बजट चार्ट नहीं है, प्रक्रिया चार्ट नहीं, फ्लो चार्ट नहीं, तो या परिसंचालन चार्ट नहीं। तो इसमें से राइट आंसर आप लोग का क्या होगा, तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि ये बजट जो चार्ट है ये कार्य सरलीकरण का नहीं बल्कि एक बजट जो हम लोग बजट बनाते हैं उसका प्रकार है। प्रक्रिया चार्ट भी आपके गृह प्रबंध का एक प्रकार है। फ्लो चार्ट यानी फ्लो में जो ऐसे बहते हुए दिखाई दे। ओके, तो ये फ्लो चार्ट भी आपका क्या है, ये भी कार्य सरलीकरण का एक साधन है और परिसंचलन चार्ट, तो ये तीनों क्या है, तो कार्य सरलीकरण के एक साधन है, जबकि बजट चार्ट जो है कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बुने वस्त्रों, नितिन वस्त्र को आवश्यक
नहीं होती है। देखिए यहाँ पर भी सबसे पहले नहीं पूछ लिया है, तो यहाँ पे बुने हुए जो वस्त्र होते हैं जिसे नितिन वस्त्र बोला जाता है। ओके, नितिन नितिन वस्त्र बोला जाता है, उसको किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, तो हम लोग को नहीं शब्द को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन को देखेंगे। धुलाई की आवश्यकता नहीं होती, या इस्त्री की आवश्यकता नहीं होती, या माड़ की आवश्यकता नहीं होती, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को सबसे पहले जाना है कि नितिन वस्त्र कौन सी होती है, यानी बुने हुए वस्त्र कौन से होते हैं। तो नीति वस्त्र जो होता है ये क्या होता है, तो ये हाथ से जो बुने हुए वस्त्र होते हैं, यानी कि इसको जो घरेलू तरीके से जिसे बुना जाता है। अब आप लोग से पूछा जाए कि घरेलू तरीके से कौन सा आपका बुना हुआ वस्त्र होता है, तो आप बताएंगे नितिन जो है नितिन वस्त्र होता है। ओके, कौन सा होता है, नितिन वस्त्र होता है। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए, ओके, आपसे पूछा जाए कि घरेलू क्या पूछा जाए, तो आप बताएंगे घरेलू स्तर पे किसकी बुनाई होती, तो आप बताएंगे किसका, तो नितिन हो जाएगा आपका। ठीक, नितिन वस्त्र होता है। अब यहीं पे आप लोगों से अगर पूछा जाए कि अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इनमें से क्या नहीं आता है, तो आपका क्या पूछ रहा है, धुलाई उसके लिए नहीं की जाती, या इस्त्री नहीं की जाती, या माड़ नहीं लगाया जाता, या इनमें से कोई नहीं। तो धुलाई तो आप कोई भी वस्त्र होगा उसको धुलाई करना पड़ेगा, हर वस्त्र पे इस्त्री नहीं की जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है खास करके अगर हम लोग बात करें तो गृहिणी लोग, जो स्त्री लोग होती हैं, वो लोग क्या करती हैं, तो जो ऊन के, ओके, जो ऊन के वो लोग वस्त्र को बुनती हैं वही क्या होता है, नितिन वस्त्र होता है, यानी हाथ से बुना हुआ वस्त्र होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, माड़ नहीं लगाया जाता है, इस पे क्या नहीं किया जाता, तो आप बताएंगे इस पे माड़ नहीं लगाया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, खेल। खेल है, खेल क्या है आपको बताना है, खेल क्या है। ओके, खेल क्या है ये आपको आंसर देना है। वह प्रक्रिया जिसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है। बात सही है कि जब कोई जनरली ऐसे हम लोग खेलते हैं तो उसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है, हम अपने आनंद के लिए खेलते हैं। वह अगला क्वेश्चन जो आपका है क्या कह रहा है, वह क्रिया जो आनंद प्रद है, बिल्कुल सही। वह क्रिया जो समय एक सेकंड, समयबद्ध, ओके, जो समयबद्ध हो या आवश्यक नहीं है, मतलब यह आवश्यक नहीं कि उसका कोई समय हो। ठीक, उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हम लोग क्या बताएंगे, तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो क्या होगा, तो आप बताएंगे मैम उपयुक्त सभी जो होता है ये क्या होता है, ये राइट आंसर होगा। क्योंकि खेल क्या होता है, लोग हमेशा एक उद्देश्य के लिए ही नहीं खेलते हैं, अपने आनंद के लिए खेलते हैं, और वह आनंदप्रद होता है, उसका कोई सीमाबद्ध नहीं होता। जब तक आप मन करे तब तक आप खेल सकते हैं। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर गेम की बात नहीं हो रही है, ओके, जैसे हॉकी या वॉलीबॉल, इन सब की बात नहीं। यहाँ पे सिर्फ एक स्वास्थ्य के रूप से बात किया गया कि खेल क्या है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा उपयुक्त सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सभी प्राकृतिक तंतु केवल यहाँ पे डैश है आपको बताना है, ओके, यहाँ पे डैश है आपको बताना है के अतिरिक्त स्टेपल तंतु है। आपको इनमें से बताना है कि सभी प्राकृतिक तंतु जो होते हैं वो स्टेपल तंतु होते हैं। मैंने ये आप लोग को वीडियो में बताया भी है और अच्छे से आप लोग को समझाया भी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्टेपल की बात करते हैं तो सभी रेशम जो प्राकृतिक तंतु होते हैं, तो इनमें से किसे छोड़कर बाकी सभी जो है स्टेपल तंतु होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि राइट आंसर इसका क्या होगा, तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि इसका रेशम होगा। राइट आंसर रेशम होगा। रेशम एक ऐसा प्राकृतिक तंतु है जो किसमें आता है, तो आप लोग बताएंगे फिलामेंट में आता है। किस में आता है, तो फिलामेंट में आता है। इसे एक सेकेंड, फिलामेंट लिखना था, क्या आता है, तो आप लोग बताएंगे कि फिलामेंट में आता है। ओके, कौन आता है, तो रेशम आता है। और फिलामेंट का मेजर किस में किया जाता है, तो आप लोग बताएंगे कि मैम फिलामेंट का मेजर जो है हम लोग मीटर में करते हैं। किस में करते हैं, मीटर में करते हैं। और रेशम प्राकृतिक और फिलामेंट किस में आता है, तो जितने आपके क्या होते हैं कृत्रिम रेशे होते हैं वो क्या होते हैं, फिलामेंट होते हैं। और प्लस आपका रेशम भी फिलामेंट में आता है। क्या आता है, तो आपका रेशम भी फिलामेंट में
आता है। ओके, और फिलामेंट आपके दो प्रकार के होते हैं, तो वो बताएंगे कौन कौन से। तो आप बताएंगे एक होता है आपका एक रेशिए और दूसरा जो होता है वो होता है बहुरेशिए, यानी कि जो एक रेशा से ही बनाया जाए, एक रेशा ही हो, उसे वो भी फिलामेंट होता है। और जब कई रेशे को एक साथ जोड़कर उसे लंबा किया जाता है तब भी वो फिलामेंट होता है। तो एक रेशिए का मतलब जो एक रेशा ही हो और वो फिलामेंट में आता हो। ओके, और जब कई रेशों को हम लोग जोड़ के एक लंबा रेशा तैयार करते हैं तो वो भी फिलामेंट में आता है। इसका मेजर हम लोग मीटर में करते हैं। जितने कृत्रिम रेशे होते हैं वो किस में आते हैं, तो आप बताएंगे फिलामेंट में आता है। और रेशम प्लस रेशम प्राकृतिक रेशा होते हुए भी उसे फिलामेंट में ही रखा जाता है। बाकी आपका जो है ऊन हो गया, कपास हो गया, लिलन हो गया, तो ये सारे क्या हैं, तो फिलामेंट हैं। ओके, अब यहीं पे अगर आप लोगों से फिलामेंट स्टेपल की बात कर लेते हैं, तो स्टेपल की अगर हम लोग बात करते हैं, ओके, स्टेपल ऐसे रहेगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको अगर हम लोग स्टेपल की बात कर लेते हैं तो स्टेपल का मेजर सबसे पहले पूछा जाए किस में किया जाता है, तो आप बताएंगे इंच में किया जाता है। और जितने प्राकृतिक रेशे होते हैं, क्या होते हैं, प्राकृतिक रेशे होते हैं या तंतु होती हैं, ये क्या होते हैं, तो आप बताएंगे कि ये स्टेपल होते हैं। क्या होते हैं, तो ये स्टेपल होते हैं। ओके, और क्या कहते हैं, इसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, रेशम को छोड़ के बाकी सारे रेशे क्या हो गए आपके, स्टेपल होते हैं। ओके, इनका मापन जो है इंच में किया जाता है। और जितने प्राकृतिक आपके तंतु होंगे वो क्या होंगे, स्टेपल होंगे। ओके, तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है। सबसे पहले हम लोग किसको नोट डाउन करते हैं, तो आप बताएंगे सबसे पहले हम लोग नोट डाउन करते हैं तो नहीं को। नहीं को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे नहीं पूछा है तो आपको नहीं का आंसर देना है कि नहीं में क्या सही है आपका। ओके, चलिए नहीं के हिसाब से हम लोग अपने ऑप्शन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है। ऑप्शन आपका व्यवसाय का चयन, और सेकंड ऑप्शन जो होगा वस्तु स्थिरता जो है प्राप्त करना, आत्म पहचान का, या शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करना। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि राइट आंसर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, तो किशोरावस्था जो होती है उसमें वस्तु स्थिरता प्राप्त करना, ये इसका कोई विकास का जो है कार्य नहीं है। लेकिन जब एक किशोरावस्था में एक बालक या कोई बालक हो या बालिका जब वो पहुंचती है तो वो अब सबसे पहले अपने व्यवसाय को चूज करने की कोशिश करती है कि हमें क्या करना है आगे बढ़ के। देन वो उसके अंदर जो है आत्म पहचान, यानी कि वो अपने व्यवसाय को चुनने की कोशिश करता है और अपना एक समाज में अपना एक आत्म पहचान बनाने की कोशिश करता है। और उसके अंदर जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसको भी वो स्वीकारता है, यानी कि क्या करता है, उसे स्वीकार करता है कि हाँ हमारे अंदर एक तीव्र जो है शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं। और किशोरावस्था को ही क्या कहा जाता है, तूफान, ठीक, तूफान की अवस्था कहा जाता है, तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है। और किसने कहा है, नेक्स्ट पिछली वीडियो में ही मैंने आप लोग को बताया था कि किशोरावस्था को क्या कहते हैं, तनाव एवं तूफान की अवस्था कहते हैं। ओके, तूफान की अवस्था कहते हैं। और इस बात को किसने कहा है, तो आप बताएंगे हरलॉक महोदय ने कहा है कि किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक है। आपको बताना है कि जो एक बालक का विकास हो रहा होता है तो उसका सबसे जो प्रारंभिक विकास हो रहा होता है उसका सबसे आधारीय कारक क्या होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। उसकी शारीरिक स्थिति होती है, उसका वंशानुगत होता है, वंशानुगत विशेषताएं होती हैं, उसकी सामाजिक अंतःक्रिया होता है, ये अंतःक्रिया होता है, उसकी मानसिक स्थिति होती है। तो इसका राइट आंसर हम लोग क्या बताएंगे, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो राइट आप लोग बताएंगे उसकी वंशानुक्रम जो होता है क्या होता है,
तो उसका वंशानुक्रम की जो विशेषताएं होती हैं वही बालक के प्रारंभिक विकास का एक आधारीय कारक माना जाता है। ओके, तो राइट आंसर हमारा सेकंड होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये भी आपके ये जो क्वेश्चन है ये आपके सन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। सन 2021 के टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, नवजात शिशु की हृदय गति होती है तो नवजात शिशु की गति कितनी होती है। पहला ऑप्शन आप लोग देखेंगे तो क्या होगा, 70 से 90 प्रति मिनट होती है, 80 से 100 प्रति मिनट, या 90 से 100 प्रति मिनट, या 120 से 140। तो इसका राइट आंसर जो हम लोग बताएंगे वो क्या होगा, 120 से 140 प्रति मिनट होता है। ठीक, अगर यहीं पे आप लोगों से पूछ लिया जाए कि एक वयस्क जो व्यक्ति होता है, एक वयस्क व्यक्ति के हृदय की गति क्या होगी, तो आप लोग 72 बताएंगे। एक क्वेश्चन और आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनका हृदय गति क्या होता है। तो देखिए 3 वर्ष की बात करेंगे तो आपको 2 बताना होगा, मेल फीमेल का यानी कि लड़के और लड़कियों का। तो अगर आप लड़के की बात करते हैं तो लड़के की बात करेंगे तो लड़के की कितनी होगी, 95 जो है प्रति मिनट होगा। क्या होगा, तो ये लड़के का है, लड़के का 3 साल में जो हृदय गति होगी वो कितना होगा, 95 प्रति मिनट, यानी कि इससे घट जाता है। ठीक, 95 प्रति मिनट हो जाएगी। अगर वहीं पे लड़की की बात कर लिया जाए तो उसका 90 प्रति मिनट हो जाएगा। किसका, तो आप बताएंगे लड़की का। ओके, लड़की का जो होता है वो क्या होता है, तो आप बताएंगे कि 90 प्रति मिनट होता है। अगर आपसे वृद्धावस्था में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, और पूछे जाते हैं, ठीक है, आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये कि वृद्धावस्था में कितना होता है, वृद्धावस्था में, तो आप लोग क्या बताएंगे, बताएंगे मैम वृद्धावस्था में कितना पहुंच जाता है घटकर, तो 60 प्रति मिनट हो जाता है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जितने पॉइंट मैंने बताए ये सारे आप लोगों के क्वेश्चन में पूछे गए हैं। क्या है, तो आप लोग बताएंगे कि जितने भी मैंने पॉइंट बताया है मैम वो क्या है, तो आपके क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। ओके, आगे हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा, बालक के अपने पालनकर्ता से संबंधित मुख्य निर्धारित माना जाता है बालक के, यानी कि आपको क्या बताना है यहाँ पे कि जो बालक के कार्यकर्ता होते हैं से संबंधित जो मुख्य निर्धारक होता है उसे क्या मानता है बालक के। अगर आप परिप्रेक्ष्य में, बालक के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो उसे क्या माना जाएगा। ठीक है, तो बालक के लिए जो पालनकर्ता होता है उसका मुख्य निर्धारक बालक के लिए क्या होगा, वह संज्ञानात्मक विकास होगा। क्या होगा, वह संज्ञानात्मक विकास होगा, या वृद्धि एवं विकास होगा, या स्वभाव होगा, या संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, एक डी होगा, 14 साल, सॉरी क्या होगा, तो डी होगा। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि संवेग की मूल प्रवृत्तियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, तो आप बताएंगे कितना, कि 14 प्रकार की होती हैं। कितना, 14 प्रकार की होती हैं। ठीक है, किसके अनुसार होती है, तो मेडुगल के अनुसार आपका क्या होता है, 14 प्रकार की मूल संवेगात्मक प्रवृत्तियां बताई गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पेप्टिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो आप बताएंगे पेप्टिन पाया जाता है। आपसे पूछ रहा है पेप्टिन किस में पाया जाता है। ओके, तो आपको बताना है पेप्टिन किस में पाया जाता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन केले में, सेकंड अमरूद में, गेहूं में, अंडे में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, अमरूद होगा। वैसे पेप्टिन नामक जो अम्ल होता है वो किस में होता है, तो वैसे तो लगभग सबसे ज़्यादा खट्टे फलों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे कि खट्टे फलों में। ओके, किस में, तो खट्टे फलों में ज़्यादा पाया जाता है। आपका अमरूद यहाँ पे आंसर राइट क्यों हुआ, क्योंकि खट्टा फल अमरूद खट्टा है। ओके, तो इसमें जो है विटामिन सी जैसे होती है। और जब आप देखिए ये जो फलों में ये जो एक प्रकार का गोंद उपस्थित होता है वही आपका पेप्टिन होता है। और पेप्टिन की प्रकृति कैसी होती है, तो आप बताएंगे ये जल में घुलनशील होती है। और आपका जो जैम जेली बनता है, ठीक, सबसे ज़्यादा अगर आपको देखा जाए पेप्टिन के बारे में हम लोग देखेंगे तो हमारा जो जैम बनता है, ओके, जैम जेली हम लोग जो बनाते हैं
वो कैसे किससे बनता है, तो आप लोग बताएंगे कि ये पेप्टिन के द्वारा ही इसको जमने में क्या मिलता है, मदद मिलता है। सबसे बड़ा फैट होता है, आप लोगों से पूछा जाता है। तो पेप्टिन आप लोग क्या बताएंगे? पेप्टिन जो फलों में पाया जाने वाला एक प्रकार का गोंद होता है, खास करके ये खट्टे फलों में पाया जाता है। ओके, खास करके किसमें? खट्टे फलों में पाया जाता है। और ये क्या होता है? पानी में घुलनशील होता है, पानी में घुल जाता है पूरी तरह से, और ये जैम जेली को जमाने के लिए उपयोगी होता है। इन्हीं के कारणों से हमारा जैम जेली, जिस फल में जितना ज़्यादा पेप्टिन पाया जाएगा, हमारा जैम जेली उतना ही अच्छा बनेगा। ये एक कॉमन बात है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग। देखिए, ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। अब आपको बताना है ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है किसमें पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ब्यूटेरिक अम्ल की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे ब्यूटेरिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो होगा आपका वो क्या होगा, तो थोड़ा से वैसे भी ब्यूटेरिक के बारे में जान लीजिए। तो ब्यूटेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो जो सड़े हुए मक्खन होते हैं, क्या होते हैं? तो आप बताएंगे जो सड़े मक्खन होते हैं। ओके, जो सड़े मक्खन होते हैं उसमें ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। ये तो ब्यूटेरिक का हो गया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा गया है, यहाँ पे मक्खन प्रयोग है, सड़े नहीं लिखा है, तो इसका राइट आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बनना था वो क्या था, तो आप बताएंगे यहाँ पे आपसे पूछा गया था क्या, तो आप बताएंगे ग्लोब्यूटिन। ग्लोब्यूटिन किस में पाया जाता है? तो ग्लोब्यूटिन जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? तो अंडे में पाया जाता है। किस में? अंडे में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप जो बताएंगे अंडा बताएंगे, क्योंकि ये अंडे में पाया जाता है। ओके, और अंडे के किस भाग में पाया जाता है? तो आप लोग बताएंगे कि ये अंडे का जो पीला भाग होता है, क्या होता है? पीला भाग होता है, उसमें पाया जाता है आपका ग्लोब्यूटिन। क्या पाया जाता है? ग्लोब्यूटिन। ओके, अगर आप लोग से पूछा जाए कि पीले भाग में कौन सा जो है अम्ल पाया जाता है, तो आप लोग क्या आंसर देंगे? पीले भाग में अगर आप लोगों से पूछा जाता है, सॉरी सफ़ेद भाग में पूछा जाता है कि अंडे के सफ़ेद भाग में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? तो आप लोग बताएंगे क्या? तो आप बताएंगे एल्ब्यूमिन। क्या बताएंगे? तो आप लोग बताएंगे एल्ब्यूमिन। ओके, एल्ब्यूमिन जो होता है ये किस में पाया जाता है? तो ये बताएंगे अंडे के सफ़ेद भाग में पाया जाता है। ग्लोब्यूटिन नामक जो अम्ल होता है वो पीले भाग में पाया जाता है। और ब्यूटाटेरिक अम्ल की बात किया जाए तो ये सड़े मक्खन में पाया जाता है। ये जितने भी मैंने यहाँ पे आपको फिर से पॉइंट बताया, ये सारे पेपर में क्वेश्चन एकदम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ये पूछा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है कौन सा? वसा का पाचन कौन करता है? ये भी क्वेश्चन आपके जो है किस में आया हुआ है, तो आप लोग बताएंगे कि सन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन आपका है। तो रेनिन जो होता है, हमने कल ही आप लोग को रेनिन के बारे में बताया था। तो ये क्या होता है? जो दूध के जो दूध के आपके क्या होते हैं, दूध में जो प्रोटीन होता है, तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आप बताएंगे कि मैम दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो जो ये केसीन नामक प्रोटीन होता है, ये केसीन नामक प्रोटीन को पचाने का काम कौन करता है? तो आप बताएंगे रेनिन करता है। ओके, अब एमाइलेज क्या करता है? तो एमाइलेज क्या करता है? तो आप लोग बताएंगे कि ये कार्बोज के पाचन में कार्य करता है। किसके? कार्बोज को पचाता है। अब लाइपेज किसको पचाता है? तो आप बताएंगे कि मैम लाइपेज जो है ये वसा का पाचन करता है। किसका करता है? वसा का पाचन करता है। अब आपसे ये पे पूछ रहा है कि मैम पेप्सिन किसका पाचन करता है? तो पेप्सिन की बात बताएंगे। तो पेप्सिन पाचन ये भी प्रोटीन का करता है। किसका करता है? प्रोटीन का करता है। और किस प्रोटीन का करता है? तो जो हम भोजन के साथ जो भोजन लेते हैं, उस भोजन में जो प्रोटीन होता है उसका पाचन पेप्सिन करता है। रेनिन देखिए दूध के प्रोटीन का पाचन करता है, जो केसीन नामक प्रोटीन होता है। और पेप्सिन किसका पाचन कर रहा है? तो ये भी प्रोटीन का कर रहा है, बट जो हम लोग भोजन लेते हैं उसके साथ जो हमारे प्रोटीन गया होता है उसका पाचन करता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? लाइपेज जो है
ये वसा का पाचन करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है। जो गिलफोर्ड महोदय थे उनके अनुसार अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, बुद्धि को हम लोग विभाजित करते हैं तो कितना कारक बताया जाएगा। तो ये कितना बताएंगे, तो आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आप बताएंगे 180। क्या होगा, तो 180 जो होगा, ओके 180 जो होता है ये राइट आंसर आपका होगा कि गिलफोर्ड के मॉडल में मानव बुद्धि का विभाजन 180 कारकों में किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हरा, नारंगी एवं बैगनी है, कौन सा रंग है? हरा, नारंगी और बैगनी आपका बताना है प्राथमिक है या द्वितीयक रंग है या मध्यवर्ती रंग है या तृतीयक है। तो राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे, तो राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे कि राइट आंसर द्वितीयक रंग है। क्या है, तो आप बताएंगे कि ये द्वितीयक रंग है। हरा, नारंगी एवं बैगनी द्वितीयक रंग है। अगर आपसे पूछा जाए प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, ओके प्राथमिक रंग की बात आपसे किया जाए तो आप क्या बताएंगे, प्राथमिक रंग आपके कौन कौन से होते हैं। तो बताएंगे मैम प्राथमिक रंग जो है लाल होता है, ओके लाल होता है, पीला होता है और कौन सा होता है, तो आप बताएंगे सॉरी नीला होता है और पीला होता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, लाल है, ओके लाल है आपका, नीला है आपका और प्लस आपका पीला है, ये प्राथमिक रंग है। और द्वितीयक रंग आपका हरा, नारंगी एवं बैगनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशे की योग्यता है। मतलब जो अगर हम किसी वस्त्र को ले रहे हैं, ओके जैसे हम लोग कम्बल की बात कर लेते हैं, कम्बल को हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा ब्लैंकेट होता है, ब्लैंकेट को हम लोग उसको फोल्ड करते हैं, मोड़ देते हैं और उसको उसके बाद दबा देते हैं। और वो क्या करता है, जब उसको वो पुनः क्या करता है, जब उसको ऐसे हम लोग पुश करते हैं तो वो पुनः ऊपर उठ जाता है, यानी कि वो फिर से उसी अवस्था में आ जाता है। तो उसे क्या कहेंगे, आप कहेंगे लचीलापन कहेंगे, पत्या स्थिरता कहेंगे, तन्मयता कहेंगे या घनत्व कहेंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा पत्या स्थिरता होगा, यानी कि पुनः अपने स्थान को वो प्राप्त कर लेता है। ओके, क्या करता है, पुनः अपने स्थान को प्राप्त कर लेता है। ये बात हो गई। देखिए पत्या स्थिरता कि कोई चीज़ ऐसे है, हम लोग उसको ऊपर से क्या कर रहे हैं, ऊपर से पुश कर रहे हैं, ये यहाँ तक आया और आने के बाद जब हम लोग यहाँ से प्रेस को हटाए तो ये पुनः अपने आकार ले लिया, ये पत्या स्थिरता होती है। ओके, इलास्टिसिटी क्या होगी आप लोगों की, तो आप बताएंगे इलास्टिसिटी उसको कहते हैं, ये आपके वस्त्र की एक विशेषता होती है। ओके, जब हम लोग किसी वस्त्र को खींचते हैं इस तरह और खींच के छोड़ते हैं तो पुनः वो अपने स्थान पर लौट आती है, तो वो क्या होती है, इलास्टिसिटी कहलाती है। ओके, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, सेकंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिरके में होता है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपको यहाँ पे बताना है। सिटिक अम्ल होता है या लैक्टिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा या एसिटिक अम्ल होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, सिटिक अम्ल होता है। सिरके में सिटिक अम्ल पाए जाते हैं। ओके, राइट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ताज़ा फल तथा सब्जियां हर क्या है, आहार, ओके यहाँ पे आहार में सम्मिलित किया जाते हैं। तो अगर हम लोग ताज़े फल तथा सब्जियों को आहार में सम्मिलित कर रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा हमें। देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, तो आप बताएंगे कि शरीर निर्माणक आहार के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे, या ऊर्जा देने वाले आहार के रूप में होता है, या सुरक्षात्मक आहार के रूप में होता है, या इनमें से कोई नहीं। जब हम फल और सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करते हैं तो क्या देता है वो, उससे हमें क्या लाभ मिलता है, शरीर निर्माणक आहार के रूप में होता है या ऊर्जा देने के कार्य में आता है या सुरक्षात्मक। तो आप लोगों को पता है फल और सब्जियों में हमें क्या मिलता है, तो फल और सब्जियों में हमें खनिज मिलता है। ओके, खनिज मिलता है और खनिज कैसा तत्व है, तो आप लोग क्या बताएंगे, खनिज और विटामिन मिलते हैं। तो ये
कैसा तत्व है, तो आप ये बताएंगे कि ये कैसा तत्व है, तो ये सुरक्षात्मक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? सुरक्षात्मक तत्व होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए निर्माणात्मक तत्व किसे कहते हैं, तो निर्माणात्मक तत्व की बात करेंगे तो वो आपका क्या होगा, तो आप बताएंगे प्रोटीन होता है। प्रोटीन को निर्माणात्मक क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। और आपके विटामिन प्लस खनिज को क्या कहते हैं? सुरक्षात्मक तत्व के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो आपका इसका जो है राइट आंसर होगा सुरक्षात्मक आहार के रूप में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज के सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। तो आपको बताना है कि लड़कों के लिए विवाह के जो न्यूनतम वैधानिक आयु है वो कितनी है। ठीक है, वो कितनी है आपको बताना है। लड़कों के लिए जो एक वैधानिक आयु रखी गई है विवाह के लिए वो कितना है, तो 21 वर्ष है, 24, 18 या 23। तो ये सबको पता है कि अभी तो क्या है 21 वर्ष है, क्या है तो अभी 21 वर्ष है। इसको फिलहाल अब चेंज करने की बात की जा रही है लेकिन अभी चेंज नहीं हुआ है। ओके, तो ये आज की सीरीज़ का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और ये सीरीज़ कैसी थी, यानी कि ये सन 2000 जो है आप लोगों का, ओके, 2013 के टीजीटी से हमने क्वेश्चन को लिया। सारे क्वेश्चनों को मैंने अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसी सन 2013 के नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।